नमस्कार। यूएनसीसी की रिपोर्ट आ गई है और सोशल मीडिया में बस यूएनसीसी चल रहा है। धनाधन लोग उसके अंदर से निकाल के जानकारियां डाल रहे हैं। भारत हार गया था, विमान गिर गए थे, बहुत सारी चीज़ें लगातार आ रही हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जो जियोपॉलिटिकल दुनिया है, जो डिप्लोमेसी की दुनिया है, उसमें अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ दिखता है। ये रिपोर्ट कब आई है, क्यों आई है और किस लिए आई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और बगैर किसी इच्छा के कि हम पूरी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए इसको एकदम न्यूट्रल रखने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि एग्जैक्टली एक रिपोर्ट क्या है और ये भी समझेंगे कि इसका भारत से क्या मतलब है और वो मतलब जो अभी कोई नहीं बता रहा, सब अभी जोश में, उत्साह में। पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट की, और जाहिर बात है कि जिसने रिपोर्ट दी है वो कौन है। रिपोर्ट कौन दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के दिन मान लीजिए आपके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट मान लीजिए भारत सरकार लिखा देती है तो बात दूसरी होगी। एक कंप्लेंट करने के लिए कोई ऐसे ही पड़ोस का छोटा मोटा गरीब आदमी गया हुआ है तो आप कहोगे कुछ नहीं, पुलिस वाले भगा देंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसका महत्व क्या है, क्योंकि पहले भी देखिए अमेरिका से रिपोर्ट आती रही हैं, धार्मिक स्वतंत्रता पे भी रिपोर्ट आई है, अलग अलग मौक़ों पे रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की आलोचना भी की गई है। लेकिन ये संस्था क्या है इसको समझेंगे हम, तब हम समझेंगे कि इस रिपोर्ट को कितना वजन दिया जाए। ये संस्था जो है इसका नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। यानी इसका काम क्या है, चीन पे नज़र रखना, चीन से जुड़े हुए आर्थिक मसले और सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर एक आयोग बनाया वहाँ की सरकार ने, स्पेसिफिक आयोग, जैसे हमारा चुनाव आयोग होता है, एक बड़ा कमीशन है। और ये 2000 में, बाकायदा सन 2000 में वहाँ की संसद ने बनाया कि ये चीन बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है, तो अब ऐसा काम करो, उस पर नज़र रखो। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसका मूल मकसद भारत के बारे में बात करना नहीं है, ये तो इसके मुंह से निकल के समझ लें, ऐसे इस तरह से इस रिपोर्ट में कहीं जिक्र आ गया जो भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, और बहुत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के मालिक भी हैं। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे ये लोग जो हैं ये हमको कितना उल्लू बना रहे हैं, और उल्लू बना भी रहे हैं तो सच्चाई क्या है ये हमको पता होनी चाहिए। इस रिपोर्ट का काम क्या है कि वो अमेरिका ये देखता रहता है कि चीन बिजनेस में क्या क्या खेल कर रहा है, कहाँ मोनोपोली कर रहा है, क्या कर रहा है, और अमेरिका की सुरक्षा के लिए क्या खेल कर रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा पत्रकारों का समूह नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल कांग्रेस का कमीशन है। इसका अपना वजन होता है, उसका वजन इसलिए भी है क्योंकि ये हर तरह के जो इंटेलिजेंस आ रहा है, जो वहाँ पे समझिए कि खुफिया सूचनाएं आ रही हैं, उन सारी सूचनाओं को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है चीन से जुड़ी हुई। इसके अलावा ओपन सोर्स फैक्ट भी लेता है, मतलब किसी अखबार में कुछ खबर छपी, कहीं कोई जानकारी मिली, उसकी जांच करना, कोई पर्सनल लेवल पर कोई जानकारी उनको भेजे, कोई रिसर्च भेजे, उस सब चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं और एक मल्टी एजेंसी इनपुट को मिलाकर एक सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं चीन की तरफ से। मतलब चीन की तरफ से कितना खतरा है, इसको देखने के लिए ये पूरा आयोग बना हुआ, कमीशन। अब आप समझिए कि इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। ये केवल एक कमीशन का महत्व नहीं है, इस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका तय करता आगे क्या करना है। लेकिन इस बार अंदर की कहानी मैं भी नहीं बता रहा हूं, अभी केवल ये बता रहा हूं कि इसकी भूमिका क्या है। ये बता रहा है कि अमेरिका किसको कितने हथियार एक्सपोर्ट करे, कहां हथियार निर्यात करे, इस पर यह कमीशन सिफारिशें करता है और इसी के आधार पर सरकार नीति बनाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर चीन पर कितने सैंक्शन लगने, नहीं लगने, उस पर नजर रखी जाती है। क्वाड को लेकर क्या नीति होनी चाहिए और भारत को लेकर क्या नीति होनी चाहिए। जो इंडो पैसिफिक कमांड है उनकी आर्मी का, आपको पता है कि उन्होंने अपनी पूरे दुनिया में अपनी आर्मी के अलग अलग हेडक्वार्टर बनाए हुए, जैसे भारत में होता है ना, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, देश के अंदर होते हैं, उन्होंने दुनिया के बनाए हुए हैं। तो इंडो पैसिफिक जो फौज का कमांड है उनका, उसकी पॉलिसी क्या हो ये भी इसी के आधार पर तय हो रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधी अमेरिका के सीनेट को जाती है, प्रतिनिधि सभा को जाती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, रक्षा विभाग को जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट को यानी वहाँ का जो गृह मंत्रालय उसको जाती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कुल मिला के इस रिपोर्ट का महत्व समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नीति निर्माण में सिक्योरिटी सिग्नल देने वाली रिपोर्ट है।
अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक भी इसे अमेरिका के हितों पे फोकस्ड दस्तावेज मानते हैं। जब इस संस्था का इतना असर होता है, अमेरिका क्या करेगा जब इसकी रिपोर्ट्स पे तय होता है, तो जाहिर बात है ये बहुत झाड़ फूंक के और बहुत जिम्मेदारी से जानकारी देते हैं। इनके पास में जब अमेरिका के खुफिया जितनी उनकी CIA, FBI वगैरह की जानकारियां हैं वो रहती हैं। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि अमेरिका किस नज़रिए से भारत को देख रहा है। अब किस नज़रिए से देख रहा है, इस पे जाने से पहले अभी मैंने आपको बताया था कि पहला ध्येय क्या था इस रिपोर्ट में। अमेरिका कहाँ कहाँ किस किस को हथियार बेचेगा, इसका फैसला सरकार इस रिपोर्ट के बेसिस पे करती है। और अभी हाल में सुरक्षा के लिए हमारी बहुत सारे हथियारों की डील हुई है, वो डिटेल आप पढ़ चुके हैं। बहुत सारी कौन सी मिसाइल ये वो सब दी है अमेरिका ने हमको, मतलब तय हो गया कि हम उससे खरीद सकते हैं। अभी सरकार से समझौता हुआ, अभी हाउस में जाएगा उनके, वो अलग बात है, लेकिन हाउस में ये रिपोर्ट मदद करेगी। तो जो हथियार हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से, महंगे महंगे हथियार, वो हम तब और ज़्यादा खरीदेंगे जब हमको डर लग रहा होगा। जैसे चंबल में जब डाकुओं की समस्या ज़्यादा थी तो घर घर में लोग बंदूक खरीद के रखते थे, क्या पता कब डकैती हो जाए, है ना। तो ऐसे ही भारत को जब डर लगेगा, उसके आसपास अस्थिरता होगी, उसके पास हथियारों पे लुटाने के लिए पैसे बहुत हैं और उसके कमीशन खाने के लिए नेता भी बैठे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान को तो दे दे के कर्जे में डूब चुका है वो, उसको क्या हथियार बेच लें, पहले वो अमेरिका ने उसी को खूब बेचे हैं। चीन खरीदेगा नहीं, उसके अपने हैं, तो एक भारत बचता है। भारत वैसे भी थोड़ा सा हर तरह से बड़ा देश, और चीन के नज़दीक ना चला जाए इसलिए भी उसका डरना जरूरी है। तो जो रिपोर्ट आती है वो चीन पे आती है, लेकिन उसमें संदेश भारत के लिए होते हैं और उन्हीं संदेशों की सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। लेकिन संदेश को हम बगैर किसी मिलावट के यथावत सामने लेके चलते हैं ताकि हमारी जानकारी बढ़े। वो ये कह रहा है कि पहलगाम हमला जो है, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई थी, वो भारत पाक के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का कारण था, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमला था, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। पाक प्रायोजित हमला था, ये रिपोर्ट भी नहीं कह रही है। तो आप कहोगे कहने दो क्या फ़र्क पड़ता, ना, ये बहुत खतरनाक बात कह रही है, जो हमारे कश्मीर के संदर्भ में हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जो शब्द इस घटना के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिका ने, उसको सुनने के बाद हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वो लिख रहा है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये होता है कि एक अस्थिरता पैदा करने वाला इलाका है, एक अस्थिर क्षेत्र है जिसके अंदर कुछ बगावती लोगों ने अटैक किया है। यानी वो इसको कश्मीर की बगावत मान रहा है, ना कि पाकिस्तान प्रायोजित मान रहा है। और इस तरह के अटैक को बहाना बना के अमेरिका, चूंकि ये रिपोर्ट नीति बनाती है, भविष्य में ये कह सकता है कि कश्मीर में बड़ा असंतोष है, बड़ी इंसर्जेंसी है, बड़ी अस्थिरता है और ये इस क्षेत्र के लिए खतरनाक है। अभी नहीं कहेगा, ये नहीं कह रहा, कल ही कह देगा, लेकिन ये एक लाइन, ये एक शब्द बेहद गंभीर संकेत दे रहा है। यानी एक ऐसा हमला जो अस्थिरता पर पैदा करने वाली विद्रोही गतिविधियों से पैदा हुआ है, इंसर्जेंट एक्टिविटी, तो ये अपने आप में गंभीर है। वो बोल रहा है कि ऑपरेशन, ये जो पहलगाम हमला हुआ, ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये कश्मीर में असंतोष है, असंतोष से पैदा हुई स्थिरता है। आप समझ रहे हैं, ये कश्मीरियों का काम है। अगर मोटा मोटा मतलब निकालो तो मतलब पहली लाइन में तो ये मतलब हो गया कि हमने पहलगाम पे के बहाने से इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर गलत कर दिया, यही मतलब हुआ ना कि अगर इंसर्जेंट वो था तो। अब आ जाइए दूसरी चीज़ों पे। ये कह रहा है कि भारत की जो प्रतिक्रिया थी ऑपरेशन सिंदूर पे, उसके कारण ये हुआ है। मतलब वो कह रहा है कि ये जो हमले हुए हैं, इस हमले में भारत को काफ़ी नुकसान हुआ और भारत ने पाकिस्तान को, जैसे कहा था ना हमने, 3 दिन में घुटने टिकवा दिए। ये ऐसा नहीं कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा है कि भारत हार गया था। कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे,
और ये युद्ध था भी नहीं जिसमें कोई हार जीत होती है। लेकिन भारत को काफ़ी हद तक इससे नुकसान हुआ था। कैसे नुकसान हुआ था, यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट जो चीन के बारे में है, भारत के बारे में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में वो भारत के बारे में कई ऐसी चीज़ें बयान कर देती है जिनको आप हकीकत भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये संस्थान कितना रिसर्च करके जानकारी देता है और ये जानकारी अपनी सरकार को दे रहा है। और इसमें दो तरह की रिपोर्ट होती है, गोपनीय रिपोर्ट भी होती है जो हमको पता नहीं चलेगी, ये तो वो जो सार्वजनिक रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि लाइव इनपुट्स इस पूरे झगड़े में चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। लाइव इनपुट्स देने का मतलब यह है कि वो लगातार बता रहा था, ओ इधर से आ रहा मार, उधर से आ रहा मार, वो इधर इसके पलंग के नीचे घुसा हुआ है, डाल दे धमाका, कहाँ से हमारा विमान उड़ रहा है, कहाँ हमारी सेना की मूवमेंट हो रही है, कहाँ हमारे टैंक चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को चीन बता रहा था और चीन ने इस युद्ध का फ़ायदा उठाया। सुनते जाइएगा भारत के लिए महत्व। और अपने बहुत सारे हथियारों का पहली बार ग्राउंड पे युद्ध में परीक्षण किया। अभी तक उसने बना तो लिए थे, लेकिन ऐसे रियल युद्ध में उसने परीक्षण नहीं किया था। तो J-10, PL-15, HQ-9 और जैमिंग ISR सिस्टम इस युद्ध में, असली युद्ध में चीन ने परीक्षण कर लिए। अब यहाँ पर ठहर के एक थोड़ी बुद्धि की बलिहारी दिखाई देती है, शर्म दिखाई देती है। भाई इतना सब हो रहा था, चीन के साथ में पाकिस्तान का क्या तालमेल है। मुझे एक डोभाल साहब रखे हुए हैं, ओवर हाइप्ड, उनको जो है वो सुपर ह्यूमन बना के रोज़ हमारे पास सोशल मीडिया पेश किया जाता है। वो क्या अंडे दे रहे थे? पूरा पहलगाम का हमला हो गया, वो क्या अंडे दे रहे थे? सारा इंटेलिजेंस तो उनके अंडर में है ना। और इतना सारा काम वहाँ चल रहा था पाकिस्तान में, तो डोभाल जी क्या कर रहे थे? क्या भारत सरकार ने उनसे सलाह के बगैर काम कर दिया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अगर पाकिस्तान में आप घर में घुसकेंगे बारेंगे करने जा रहे हो तो भैया तैयारी से जाओ और वहां पर क्या क्या परिस्थिति होंगी। जब युद्ध में किसी पे हमला करने जा रहे हो उसके इनपुट्स तो लोगे ना भैया कि वहां क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चीन अपने हथियार लेके बैठा हुआ है, उसको लाइव इनपुट्स दे रहा है। ये सब चीजें तब तो नहीं पता चलेंगी ना जब उसने कर दिया, वो तो हमारे जैसे लोगों को पता चलेंगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो डोभाल साहब है ना, इनके पास में और इनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास में इतना बजट होता है, इतना बजट 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ ऐसे ही खर्च कर देते हैं। कोई इनसे रसीद नहीं मांगता भाई साहब किया कि नहीं किया। इनको तो छोड़ दीजिए, पुलिस के पास जो सोर्स मनी होती है, पुलिस कप्तान के पास, वो ऐसे मुट्ठी में पकड़ के नोट दे देता है किसी आदमी को सूचना देने के लिए। LIU के लोगों के पास में, और पूछा नहीं जाता, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता, अकाउंट नहीं होता। इतना पैसा झोंका जा रहा है और हम ये मान के चलते हैं पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हमारे लोग होंगे। एक ज़माना था पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी हमला भारत में होने वाला होता था, हमारी एजेंसियों को जानकारी होती थी, ऐसे ही नहीं कंट्रोल हो जाता था। ऐसे ही नहीं वो पूरा कश्मीर शांत हो चुका था। जाके 14-15 का हाल देखिएगा, मैं उस बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही लोग जाते थे, ऐसे ही सेल्फी डालते थे जैसे आजकल डाल रहे हैं। उसके बाद में वो एक लड़के का मामला हुआ और वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि हम कश्मीर में बात नहीं कर रहे। लेकिन ये बात हम ज़रूर कर रहे हैं कि हमारे देश को ये कदम उठाने से पहले हमारे नीति नियंताओं ने एक बार भी सोचा नहीं कि वो जो करने जा रहे हैं उसमें जब वो लड़ने जाएंगे तो क्या होने वाला है। सब तैयारी हर हिसाब से होनी चाहिए थी। चीन के हथियार मिलेंगे, चीन हमारी लाइव जासूसी करके उसको बता रहा होगा, उसको सिखा रहा होगा। और चीन क्यों कर रहा था ये भी इस रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है। चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए ये नहीं कर रहा था, बल्कि चीन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको अपने माल की टेस्टिंग करके दुनिया को संदेश देना था कि ये है मेरे हथियार। बम फुड़वाया किसी से, फिर बताया वो धमाका देखा वहां हुआ था, वो हमारा ही माल था। और इसके बाद में उसने पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा वार चलाया, बहुत सारी जानकारियां झूठी सच्ची फैलाई, जिसके तहत भारत को इस फील्ड एक्सपेरिमेंट के जरिए
भारत को हारा हुआ दिखाना था। भारत जितना हारेगा उतना ही ज्यादा चीन के हथियारों का जब दबदबा बढ़ेगा, जलवा बढ़ेगा। इसलिए चीन पूरी ताकत लगा रहा था दुनिया को यह संदेश देने में कि भारत, और ये रिपोर्ट कहती है कि राफेल के गिराए जाने की रिपोर्ट, बहुत सारे राफेल इसी रणनीति के तहत चीन ने फैलाई थी जानकारियां। लेकिन रिपोर्ट यह भी कह रही है कि कम से कम 3 विमान तो गिरे थे अकॉर्डिंग, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, यानी कथित रूप से। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पक्का कह रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट पक्का नहीं कहती है, सोर्सेस को कोट करती है। तो उन्होंने ये कहा, और ये भी कहा कि ये तीनों राफेल नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक भी राफेल नहीं था, इसका मतलब ये इसमें 1 या 2 भी हो सकता है। झूठी तस्वीरें पूरी दुनिया में चीन ने फैलाई ताकि ये बता सके कि भारत जो है उस युद्ध में बहुत नुकसान उसने उठाया, और कैसे फ्रांस के विमानों को चीन के विमानों ने धरती चटा दी। रिपोर्ट में रिपोर्टेडली शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एकदम बैलेंस जानकारी दे रहा हूँ। कोई इसमें, मैं ये भी कह सकता था मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हम क्यों करें, हमारे देश का मामला है। बहरहाल AI से बने हुए मलबे के फोटो विमानों के सर्कुलेट किए गए बाकायदा चीनी दूतावासों से। चीन की डिसइंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी चल रही थी। चीन के दूतावास जैसे अलग अलग जगहों पर हैं, वहाँ पर वो लोगों को प्राइवेटली ये जानकारी दे रहे थे और वो लोग अपने उत्साह में फॉरवर्ड कर रहे थे। यहाँ रुक के ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लोग अंडे दे रहे थे, मेरी सरकार ने क्या उसको ये जानकारी नहीं थी? वो चुपचाप खंडन करती रह गई। उसने चीन के साथ ये आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई कि आप इस युद्ध पे मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हो जो मेरे देश के खिलाफ जारी है? क्या मेरी सरकार के अंदर साहस खत्म हो गया है? क्या बुद्धि भी समाप्त हो गई है? आप एक ऐसे समय में युद्ध करने के लिए वहां घुस गए जबकि ये समझदारी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि आप दिखा सको 56 इंची हूं, बिहार का चुनाव आने वाला है, फला ढिमका टिमका। पुराने सर्जिकल स्ट्राइक से हुए पॉलिटिकल गेन आपको याद थे। और उसके बाद में चीन उनके साथ मिलकर लड़ा, तब भी आपसे चीन का कुछ नहीं बिगड़ा। आज तक संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर भारत ने यह नहीं कहा कि चीन ने इनको बढ़ावा दिया है। चलो ठीक है, आप नहीं कहना चाहते हो, लेकिन कोई अगर अपने दूतावासों से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपके बारे में झूठी जानकारियां फैला रहा है, तो तुम बैठ के दम साधे बैठे हो, मुंह से आवाज नहीं फूट रही है। बाकायदा इस दुष्प्रचार के जरिए उसने पूरी दुनिया में अपने ये हथियार जो मैंने आपको बताया था, J-35, J-10, PL-15, इन सब को बेचने के जुगाड़ में लग गया। उसने पाकिस्तान से भी कहा खरीद लो, बहुत काम आएंगे। और ये जो तालमेल है इस रिपोर्ट में काफ़ी हद तक बताया गया है कि ये इसके लिए खतरनाक है। अब आप सिचुएशन को समझिए। चीन और पाकिस्तान है भारत के सामने, अकेला पाकिस्तान नहीं है। ध्यान रखना चीन उनकी तरफ से लड़ता है। ध्यान रखना चीन उनको जासूसी करके भी देता है, वो अपने सैटेलाइट से भी नज़र रखता है, ये करता है और लाइव इनपुट दे रहा है। वहाँ पे उनको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कहाँ से भारत के टैंक आने वाले हैं, कहाँ से विमान उड़ने वाले हैं, सारी चीज़ें पाकिस्तान को दिख रहा है। किसके? पाकिस्तान के कारण। तो जब ये रिपोर्ट ये बताती है तो ये रिपोर्ट हमको डराती भी है कि भैया बच के रहना, अब तुम्हारे बगल में खतरा बड़ा हो गया है। तो डाकू मलखान के साथ मोहर सिंह और फूलन देवी का गैंग भी आ गया इलाके में, और ये लोग मिलकर डकैती कर रहे हैं। तो 2 बंदूक रख लो अपने घर में। अब छोटी बंदूक से काम नहीं चलेगा, दूर तक मार करने वाली रखो, 303 रखो। ये LG वाली से काम नहीं चलेगा। 20 mm वाली कौन सी होती है वो, जिसके अंदर वो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, कारतूस लगता है, दुनाली वाली जो होती है। तो एक संदेश ये भी है भारत के लिए कि और हथियार खरीदो। और हम तो हथियार और खरीद रहे हैं। हथियार खरीदने का शौक, जैसे कई लोग उस डाकू की समस्या में भी शौक रखते थे, अरे ये मेरे पास कई तरह की बंदूक है, मेरे पास तेल पिला रहे हैं बंदूक को, रोज़ उसकी नाली की सफाई हो रही है, शाम को चबूतरे में बैठ रहे हैं, ठाकुर साहब के पास बंदूक है दिखाने के लिए। और ऐसे ही हमारे भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार बन गया। अब एक बात बताइए, अभी तक तो पाकिस्तान का आपसे पंगा है। अब अगर इस लेवल के बन जाओगे कि चीन भी डरने लगे
तो अमेरिका की तो लॉटरी लग गई। वो पाकिस्तान की तरफ से भी हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ताकि हम हथियार खरीदें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका का काम क्या है, यही सब धंधे करता है। वो हथियार में एक 10,000 रुपए का 20,000 रुपए का लोहा लगा देगा, वो 1,00,000 रुपए का लोहा लगा देगा और सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ लेता है उसके। इतना मुनाफा है। और वो इंडस्ट्रियां वहां की सरकारों को गवर्न करती हैं। तो ये पूरी सिचुएशन हमारे सामने है। बाकायदी साझा एयर डिफेंस सिस्टम, साझा म्यूनिशन, इंटीग्रेटेड ISR, क्या क्या नहीं था। और साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अपने आप में, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि चीन का प्रॉक्सी वार था। देखिए, प्रॉक्सी वार नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉक्सी वार में चीन कहता कि तुम लड़ो, यानी कुत्ते जैसे छोड़ देते आदमी दूसरों के ऊपर, ऐसा नहीं हुआ है। यहां तो कुत्ते काट रहे हैं और वो बगल में साथ में पत्थर भी मार रहा है हमको कुत्तों के साथ मिलके। ये सीन है, ऐसे समझिए सरल भाषा में। तो ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में खतरनाक है। कुछ कमेंट इस रिपोर्ट में है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भारत चीन के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को लेकर अमेरिका क्या सोच रहा है उसको लेकर हैं। PLA इंडिया फेसिंग कमांड भारत को हाई प्रायोरिटी थ्रेट एक्सिस मानता है, यानी भारत एक ऐसी जगह पे है जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। सीमा पर कौन मानता है? PLA चीन का। वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क भारत की तरफ से है, क्योंकि भारत बार बार अमेरिका की जेब में घुस जाता है बार बार, और अमेरिका जो कहता है वो करता है। ये अनेक बातों में बार बार हमारे सामने आया है। सीमा पर चीन लगातार आगे बढ़ रहा है, परमानेंट फॉरवर्ड चल रहा है। चाइना पाकिस्तान के सामान्य हथियार सिस्टम और एयर डिफेंस से दो तरफ से भारत के लिए खतरा पैदा करता है, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने वाली बात है, यानी हमको अमेरिका के विमानों की ज़रूरत होगी। भारत की नेवी तेजी से बदल रही है, लेकिन उसको बहुत मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ये भी ये रिपोर्ट कहती है। यानी मेरे देश की जो नौसेना है वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न करो, अच्छी अच्छी तोप लगाओ, उस पर बढ़िया बढ़िया हथियार रखो अमेरिका वाले। भारत की नौसेना का विकास तेज है, लेकिन चीन पाक पनडुब्बी तालमेल के मुकाबले अभी पर्याप्त नहीं है। चीन और पाकिस्तान के बीच में पनडुब्बियों को लेकर भी तालमेल है। अगर आपका लड़ाकू विमान जाएगा तो नीचे से वो टारपीडो करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। वो कह रहा है कि क्वाड जो है उसकी भी चिंता लगातार चीन की बढ़ती जा रही है क्वाड के होने के कारण। इस रिपोर्ट का सीधा मतलब ये है कि अब अमेरिका हमको हथियार ठेलने की कोशिश करेगा। वो ये बता रहा है हमारी नेवी में जान नहीं है। वो ये बता रहा है कि हम उस युद्ध में, 4 दिन के युद्ध में भारत ने बहुत नुकसान उठाया है, भारत हानि में रहा है, भारत पीछे रहा है, और अमेरिका चीन ने मिलके हमको परेशान किया है, नुकसान पहुंचाया। मेरा देश है, इससे ज़्यादा कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। पूरी तरह से ये रिपोर्ट कहती है भारत पाक चीन क्रिकेट को पूरी तरह चीनी रणनीतिक नीति के रूप में देखना चाहिए, यानी चीन की जो पूरी चाल है उससे मिला के देखना चाहिए। अमेरिका पहली बार चीन के इस दुष्प्रचार को एक मिलिट्री टूल के तौर पे देखता है, यानी ये जो दुष्प्रचार हुआ है ये वहाँ की आर्मी का हथियार है। सीधी सी बात यह है कि ये दुष्प्रचार सेना की नीति का हिस्सा है, और भारत चीन पाक संबंध अब US स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में एक यूनिफाइड प्रॉब्लम के तौर पे, मतलब भारत को अलग नहीं देख रहा है, चीन को अलग नहीं देख रहा है, पाकिस्तान को अलग नहीं देख रहा है। वो उन तीनों पे एक साथ नज़र रख रहा है कि ये तीनों क्या करने वाले हैं, उसके आधार पे अमेरिका अपनी नीति तय करेगा। कुल मिला के अब ये समस्या हमारे लिए खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जहां हमको घसीटा नहीं जाना चाहिए था, वो हमारी घसीटा राम सरकार ने हमको ऐसा बना दिया है कि हमको घसीट घसीट के युद्ध में धकेले दे रहे हैं। अच्छा खासा पाकिस्तान अपना भीख मांग के चल रहा, बेचारा गरीबी में जैसे काम चल रहा था। चीन अपना लगा हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री भी चीन के साथ झूला झूला करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दूसरे पे अविश्वास
एक दूसरे को उंगली, इसको खुश करना है तो इसको थप्पड़ मार दिया, इसको खुश करना है तो उसको थप्पड़ मार दिया करके पूरे इलाके का सत्यानाश कर लिया। सबसे ज़्यादा सफरर कौन है? वो लोग जिस देश की 70% आबादी भूखी है, वो लोग जिसके 65% रुपए, पैसे, धन संपत्ति 1% लोगों की जेब में है, वो लोग जिस देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पे पलते हैं, खैरात पे, उस देश को इस सब पे झोंक दिया। हथियार, अडानी जी का कारखाना चलेगा हथियार का, इजरायली हथियार लाएंगे, स्क्रू ड्राइवर से जोड़ेंगे। अब कुल मिला के जो समरी है वो ये है, हमला, पहलगाम हमला, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि ये आंतरिक इनकी अस्थिरता का एक परिणाम है, पाकिस्तान को बरी कर दिया। और ये रिपोर्ट सरकार की नहीं है, याद रखिएगा, व्हाइट हाउस की रिपोर्ट नहीं है, ये ट्रंप का बयान नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो ये काम कर रहा है। तो इसको ट्रंप की लंतरनी ना माने, कम से कम ये कमीशन कह रहा है। इसके अलावा रियल टाइम इनपुट्स दिए गए, ये बता रहा है हथियारों की टेस्टिंग हुई जम के, और पहली बार प्रोपेगेंडा वॉर को इस तरह से फैलाया गया। राफेल गिराने का दावा बताया गया कि चीन ने किया, और ये भी कहा गया कि ऐसा भी नहीं है कि ना गिरे हों, कम से कम 3 तो गिरे हैं, और वो तीनों राफेल तो ऐसा नहीं है, एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें कह रहा है। कुल मिला के 3 एयरक्राफ्ट रिपोर्टेडली डाउन्ड, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, रिपोर्टेडली। अब कमीशन ये भी कह सकता है कि हमको तो लोगों ने बताया रिपोर्टेडली, और वैसे भी कमीशन को कोई निष्कर्ष तो निकालना नहीं है, उसने कोई अपनी जांच तो कराई नहीं है। तो जो अलग अलग जगहों से जो इनपुट उन्होंने लिया उसके हिसाब से बताया है। और ये अपने आप में भारत को कोर फ्रिक्शन पॉइंट के तौर पे दिखाता है, एक ऐसी जगह जहां सबसे ज़्यादा संघर्ष का बिंदु है, ना कि वो हमको एक सेंटर स्टेट विरोधाभास के तौर पे देख रहा है। कुल मिलाकर अपने आप में ये पूरी की पूरी कहानी हमारे लिए चिंतित होने वाली है। एनी केस, हम अगर हमारे विमान नहीं गिरे, मान लिया चलो खुश हो जाए, तब भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे आसपास खतरा, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। कहानी स्पष्ट है, साफ है, आप सबको समझ गए। भैया देखो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो भाइयों और आदरणीय जनों। जितना हो सके लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, हमारे दूसरे वीडियोस को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और घंटी वाला बटन भी दबा दें। वीडियो को लाइक भी कर लें, अच्छा बुरा कुछ लगे तो कमेंट भी करें। और क्या बताऊं, और एक नीचे दिल का निशान होगा, उसको दबाएंगे तो पैसे मिलते हैं हमको। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं, क्योंकि अगर आपने एक बार मान लीजिए हमको भुगतान कर दिया, पहले तो ये भैया भुगतान वही लोग करें जिनके पास फालतू अफरात में पैसे हैं। जिस आदमी के पास गिन गिन के पैसे हैं, किसी तरह अपना काम चला रहा है, जोश में आके घुस मत जाना, पाकिस्तान में जैसे मोदी जी घुस गए थे। मेरे को इतना ज़्यादा माड़ी हालत नहीं है मेरी कि मतलब आप अपना तकलीफ़ उठा के मुझे पैसे दें। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, अतिरिक्त पैसे हैं, जिनको लगता है कि ये कोई बात नहीं, वो लोग ही केवल भुगतान करें, है ना। तो कर सकते हैं। तो अगर एक बार आपने पैसे दे दिए मान लीजिए मुझे, तो उससे जीवन तो चलेगा नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है नियमित पैसे देने हैं, तो मेंबरशिप ले लें चैनल की। मेंबरशिप में मैं दूसरे चैनलों की तरह ये नहीं करता हूँ कि हम आपको स्पेशल वीडियो दिखाएंगे, स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। मेरे चैनल में कोई भेदभाव नहीं। आप पैसे दें उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और पैसे ना देने वाला भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही सम्मानीय है, और मेरा कंटेंट समान रूप से सबको मिलेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि पैसे जो है वो सीधे मेरे पास आ जाएं, QR कोड वगैरह का चक्कर ना पड़े, YouTube को 20% पैसे ना देने पड़े, तो आप सीधे मुझे QR कोड से भुगतान भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में है। और QR कोड स्कैन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मोबाइल में अगर वीडियो चल रहा है तो मोबाइल से कैसे स्कैन करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो QR कोड वहीं पहुंच जाएंगे, ATM पेटीएम वगैरह जो भी है आपका उसमें। नमस्कार, जय हिंद।